हेलो यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया। आई होप कि सब लोग घर पे अच्छे से होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। तो पहले हम एक वीडियो लेके आए थे जो CRDI पे था और आज एक वीडियो लेके आए हैं जो कि टर्बो चार्जर के ऊपर होने वाला है। टर्बो चार्जर क्या होता है, उसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका हिस्ट्री कहाँ क्या है, वो सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट होगा जो आप जानना चाहते हो और वो आप स्किप हो जाएगा। तो जो ये टर्बो चार्जर है, टर्बो चार्जर की जो शुरुआत हुई थी वो 1885 ईस्वी में एक गॉटलैब डैमलर करके एक इंसान था जिन्होंने गियर से ऑपरेट होने वाला एक टर्बो चार्जर बनाया था। और उसके पीछे उसका नीड क्या था, वो यही था कि एक इंजन का पावर को कैसे बढ़ाया जाए। तो बेसिकली जो टर्बो चार्जर होता है वो इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो 1885 ईस्वी में सबसे पहला जो बनाया गया था वो गियर से ऑपरेटेड था, जिसको बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से उसको एनर्जी देनी पड़ती थी चलाने के लिए। और काम वो सेम करता था कि बाहर से एनवायरनमेंट में से एयर को सक करके इंजन को देता था, सप्लाई करता था। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता रहा, टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही, बहुत सारे R&D हुए हैं। तो फाइनली 1915 ईस्वी में 1915 में एक बंदा था अल्फ्रेड बुची, ये एक स्विस इंजीनियर था। 1915 में इन्होंने एक प्रोटोटाइप टर्बो चार्जर बनाया। और ये वाला जो टर्बो चार्जर है, ये टर्बो चार्जर क्या था, वो सेल्फ ऑपरेटेड टर्बो चार्जर था। सेल्फ ऑपरेटेड मतलब कि हर इंजन, जो भी इंजन चलता है उसमें से एग्जॉस्ट गैसेस तो बाहर निकलती है। एग्जॉस्ट गैस को एक पाइप से कनेक्ट किया टर्बो चार्जर से, और वो जो एग्जॉस्ट गैस था वो डायरेक्ट एक टरबाइन के ऊपर जाके कांटेक्ट में आता है और उसके फोर्स से टरबाइन घूमती थी। टरबाइन एक शाफ्ट से कनेक्ट रहती थी जिससे हमारा कंप्रेशन व्हील घूमता था, और कंप्रेशन व्हील एयर को बाय फोर्स बाहर से सक करके इंजन के अंदर डालता था। तो ये एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था जो कि आज भी बहुत फेमस है, आज भी लोग उसको यूज़ करते हैं। तो इसको सेल्फ ऑपरेटेड भी बोलते हैं और टरबाइन ऑपरेटेड भी बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके फिर आगे बढ़ते रहे। तो वो जो प्रोटोटाइप था, जो प्रोटोटाइप टर्बो चार्जर बनाया था, वो कंप्लीट हो गया और 1925 ईस्वी में उसको एक शिप में लगाया गया। तो शिप में लगाने के बाद वो शिप जो था वो 10 सिलेंडर इंजन था, 10 सिलेंडर वाला इंजन था, जिसने उसको लगाने के बाद उन्होंने प्रूव किया कि इससे इसका पावर बढ़ता है। क्योंकि उस जो इंजन था उसका आउटपुट पावर जो था 1300 किलोवाट का था, और ये लगाने के बाद उसका जो आउटपुट आया वो 1850 किलोवाट आया। सेम वो जो इंजन था वो 1750 हॉर्स पावर का था। टर्बो चार्जर लगाने के बाद उसका पावर भी जो आया वो 2650 किलोवाट, मतलब 2650 हॉर्स पावर आया। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि इससे पावर हमारा बढ़ता है। तो धीरे धीरे करके इंडस्ट्री में इसका यूज़ होना शुरू हुआ, आगे बढ़ते रहे। तो 1962 में पहली एक कार कंपनी थी जो शेवरले थी, जिसने अपनी कार में इसको यूज़ किया गया, और वो भी सेम पर्पस ही किया, इंजन का आउटपुट बढ़ाने के लिए। एक्चुअली एक छोटा सा डिवाइस है जिसको इंजन में लगाने के बाद इंजन का पावर बढ़ जाता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एक 6 सिलेंडर इंजन विदाउट टर्बो के जितना पावर प्रोड्यूस करेगा, एक 4 सिलेंडर इंजन टर्बो के साथ उतना पावर प्रोड्यूस कर देगा। तो इसको इसका आउटपुट बढ़ाने के लिए उसको यूज़ करते हैं टर्बो चार्जर को। अब टर्बो चार्जर कैसे वर्किंग करता है वो इस वीडियो में दिखाएंगे आगे चल के।
उसका कट सेक्शन के साथ उसके अंदर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको बारे में बताएंगे, और क्या क्या इसमें फेलियर हो सकता है, कैसे उसको हम सेव कर सकते हैं वो हम इसमें बताएंगे। और वीडियो के अंत में, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के एंड में एक सिंपल सा आपको सवाल पूछेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो सवाल का आंसर जो आप करोगे तो प्लीज़ वो आंसर कोई गूगल करके नहीं करेगा। सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो इंजन से रिलेटेड रहेगा, बहुत सिंपल सा रहेगा, लेकिन उसके लिए प्लीज़ कोई गूगल मत कीजिएगा। और उसका आंसर आप जो भी है, सही है गलत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो देखते हैं वीडियो। जैसा हमने पहले बताया है कि टर्बो चार्जर क्या होता है, एक सेल्फ ड्रिवन डिवाइस रहता है, जो कि जब इसकी टरबाइन घूमती है उसी से कनेक्टेड शाफ्ट से उसका कंप्रेशन व्हील जो जुड़ा रहता है वो घूमता है, और वो घूमने से वो बाय फोर्स बाहर से जो इन्वायरमेंट की जो एयर रहती है उसको सक करता है और सिलेंडर बोर में डालता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, टर्बो चार्जर का, टर्बो चार्जर यूज़ करते हैं इंजन में, इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, इसमें एक ECM लगा रहता है। ECM के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था। मैं आपको राइट कॉर्नर पे एक लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो सबसे पहले जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है ना, ये 4 बोर में से जो बोर का पिस्टन सबसे ऊपर की कंडीशन में रहता है, मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक में रहता है। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में ECM को कैसे पता चलता है, जिस जो पिस्टन सबसे ऊपर वाली कंडीशन में रहेगा, TDC पॉइंट पर रहेगा, और सेकंड जिसके दोनों वाल्व बंद रहेंगे, उसमें वो स्प्रे करना शुरू करता है। तो जैसे ही वो स्प्रे करता है तो अभी चारों में से किसी भी अगर उसमें स्प्रे किया है तो क्या होगा, उसमें से एग्जॉस्ट गैस में कुछ गैसेस बन के बाहर निकलनी शुरू होती हैं। तो अभी वो गैसेस क्या होती है, ऐसे बाहर निकलेंगी, वो सारी ऐसे आएंगी और डायरेक्ट व्हील के ऊपर कांटेक्ट में आएंगे, और उसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर बहुत अच्छा खासा रहता है। अभी जो इसमें से एग्जॉस्ट गैस निकल रही है वो 20 से 30 बार के प्रेशर पे आती है, और वो जो उतने बार का प्रेशर जब आपके व्हील के ऊपर पड़ता है तो व्हील क्या होता है, व्हील बहुत तेज़ी से घूमना शुरू करता है ना, टरबाइन व्हील बहुत तेज़ी से घूमना शुरू करता है। जैसा हमने बताया है कि इसका ये व्हील एक ही शाफ्ट से कनेक्ट रहता है प्रेशर व्हील के साथ भी। तो क्या होता है, जैसे ही ये घूमना शुरू करेगी उसके साथ ही ये भी अपना कंप्रेसर व्हील भी घूमना शुरू करता है। तो जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो कंप्रेशन व्हील ऐसे करके बाहर निकाल देता है। ये गैसेज जाती हैं अपना मफलर में या साइलेंसर में चली जाती हैं, और सेकंड उसका काम क्या होता है, ये शाफ्ट घूमना शुरू करती है, इस शाफ्ट से ये हमारा कंप्रेशन व्हील घूमना शुरू करता है। कंप्रेशन व्हील क्या करता है, फिर एक एयर को बाहर से, अब यहाँ पे जो एनवायरनमेंट में कुछ एयर है तो एयर को वो सक करना शुरू करता है। तो उसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रहता है, एक फ़िल्टर रहता है, एयर फ़िल्टर। एयर फ़िल्टर क्यों दिया रहता है, एयर फ़िल्टर क्या करता है, बाहर का बहुत सारा कचरा भी हो सकता है, छोटे छोटे पार्टिकल हो सकते हैं, तो वो पार्टिकल क्या होते हैं, ये एयर फ़िल्टर में ही रुक जाते हैं सारे। क्योंकि अगर ये फ़िल्टर नहीं देंगे तो क्या होगा, सारा का सारा जो कचरा है वो अंदर आएगा, अंदर आने के बाद ये जो व्हील है इस व्हील को डैमेज कर देता है। और मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, इस व्हील के बीच में भी यहाँ पे बहुत सारा लुब्रिकेशन के लिए रहता है, बेरिंग भी रहते हैं जिसमें लुब्रिकेशन के लिए ऑयल आता है। और अगर इधर से कचरा आता है आपका तो क्या होगा, कंप्रेशन व्हील का जो अंदर में जो बेरिंग होते हैं, बेरिंग के सील कट जाते हैं। सील कटने से क्या होता है, दोनों तरफ में ऑयल आना शुरू हो जाता है। ऑयल आने से क्या होगा, वो ऑयल इधर जाएगा, वो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाएगा और काला धुआं मारती है गाड़ी। ठीक है, तो जब इधर से एयर में आता है, ये यहाँ से फ़िल्टर होके इसमें जाता है, ये इसको घुमा के ऊपर डाल देता है एयर को, और एयर क्या करता है, इंटरकूलर में जाती है। इंटरकूलर से मतलब नेचुरल एयर से, बाहर की एयर से ही उसको ठंडा करता है। ठंडा करने के बाद वो पूरा
ऐसे जाके इनलेट मैनिफोल्ड से सिलेंडर के अंदर जाता है, मतलब इनपुट वाल्व से अंदर जाता है। सेकंड फिर वो कंप्रेशन स्ट्रोक में जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद वो पूरी एयर को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद थर्ड स्ट्रोक जो हमारा पावर स्ट्रोक रहता है, उसमें डीजल उसमें आता है इंजेक्टर से और अच्छे से ब्लास्ट होता है, पावर आती है। और फोर्थ में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से वो गैसेस बाहर निकल जाती हैं और फिर दोबारा यही साइकिल दोबारा चल जाता है ना। तो अभी ये इसमें पूरे में होता क्या है ना, ये जानने के लिए हम अगली स्लाइड देखते हैं। अभी ये इसका एक कट सेक्शन है। ये इधर का जो हिस्सा होता है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जुड़ा रहता है और यहाँ वाला हिस्सा इनलेट मैनिफोल्ड से का जो पाइप होता है उससे जुड़ा होता है। अब यहाँ से जब एयर आती है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जब गैसेस आती हैं यहाँ पे, तो वो गैसेस आगे जाती हैं और डायरेक्ट इससे टकराती हैं। ठीक है, अब आप देखोगे ये जो व्हील के फिन्स हैं वो अलग डायरेक्शन में, इसके फिन्स अलग डायरेक्शन में। यही कारण होता है, ये घूमते तो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ये डायरेक्शन क्या करती है, इसको बाहर निकाल देती है और ये अलग डायरेक्शन में ये इसको अंदर कर देती है एयर को। ठीक है, जब ये घूमना शुरू करता है, अब यहाँ से जो गैसेस आ रही हैं, गैसेस 20 से 30 बार का प्रेशर उसका रहता है और उससे ये घूमना शुरू करता है। और इसका जो आरपीएम रहता है वो 2.5 से 3 लाख का जो आरपीएम रहता है उससे भी ज़्यादा रहता है कई बार। तो वो घूमता है, तो उससे क्या होता है, ये एक ही शाफ्ट है, एक ही शाफ्ट से फिर ये भी घूमता है ना। तो और इसमें देखोगे यहाँ पे 2 बेरिंग दिए हैं। वो बेरिंग क्या करते हैं, वो इस शाफ्ट को अच्छे से पकड़ कर रखते हैं, डिसअलाइन नहीं होने देते, है ना। और सेकंड उसका काम क्या होता है, अब आप देखोगे यहाँ पे एक पोर्ट दिया हुआ है। ये पोर्ट क्या करता है, ये पोर्ट में इंजन ऑयल जहाँ पे डालते हैं वहाँ से एक पाइप यहाँ पे आता है। ठीक है, इंजन ऑयल इसमें आता है और यहाँ से लुब्रिकेट करता है इनको, इन दोनों पोर्शन को लुब्रिकेट करता है। ये बुश के अंदर होल रहते हैं, जिस होल से आपका अंदर ऑयल जाता है। और ये शाफ्ट और ये इसके बीच का जो हिस्सा है, क्योंकि शाफ्ट उसका 2.5 से 3 लाख की आरपीएम पे जब घूम रहा होता है, तो अगर उसको लुब्रिकेट आप नहीं करोगे तो वियर एंड टियर होता रहेगा। ठीक है, तो वो एयर अपना जो ऑयल होता है, ऑयल क्या करता है, लुब्रिकेशन ऑयल, वो उसके बीच में एक लेयर बना देता है, पतली सी लेयर बना देता है, जिससे उसका एक तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, स्पीड उसकी अच्छी रहती है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। सेकंड, वो गर्म नहीं होता है। अब जैसे जैसे आपका कोई पार्ट दो मेटल को आप घिसाना शुरू करोगे तो गर्म होगा, गर्म होने के बाद वो घिसना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसके दोनों के साइड में एक ऐसे करके सील रहती हैं। ठीक है, वो सील क्या काम करती हैं, जब ये ऐसे ऐसे करके लुब्रिकेशन यहाँ पे आता है तो वो लुब्रिकेशन को इधर और इधर जाने से रोकती है। अब इधर और इधर जाने से क्यों रोकती है, देखो उससे 2 नुकसान होते हैं। अगर वो इधर जाता है या इधर जाता है, दोनों तरफ अगर आपका ऑयल बाहर जा रहा है तो आपका नुकसान या वेस्ट होता है। बहुत जल्दी जल्दी आपकी गाड़ी जो है अपना जो इंजन ऑयल है वो कंजप्शन बढ़ जाएगा आपका। और सेकंड क्या होता है, जब वो ऑयल आपका इधर चला जाता है मान लो, ठीक है, इधर होने से क्या होगा, जब इधर से एयर आती है, एयर के साथ मिक्स होकर ऊपर जाएगा और जाएगा कहाँ, सिलेंडर बोर में। सिलेंडर बोर में जब जाता है तो डीजल और पेट्रोल का जो जलने का जो एक डिग्री रहता है अलग रहता है, वो अलग अलग रहता है। वैसे ही इंजन ऑयल का भी अलग रहता है। तो जो हम डिग्री उसको देते हैं, जितना रेशो उसको देते हैं, उससे डीजल तो जल जाता है, लेकिन इसके पार्टिकल प्रॉपरली जल नहीं पाते हैं। जब जल नहीं पाते हैं तो क्या होगा, तो वो धुआं जो बाहर निकलता है वो ब्लैकिश होकर धुआं निकलता है। सेकंड, जो ये यहाँ से ऑयल जा रहा है, ऑयल में भी क्या होता है ना, ऑयल में भी कार्बन रहता है। अब कार्बन वाली गैस अगर आप उसमें डाल रहे हो तो प्रॉपरली आपका वो जल नहीं पाएगी और बाहर जाएगी, क्या होगा, धुआं मारता है, काला धुआं मारता है। ठीक है, और अब इसमें से जब ये ऐसे आता है तो इसी के एक पोर्ट में से नीचे से वो दोबारा वापस उसमें चला जाता है। तो ये इसका एक साइकिल रहता है। और अभी होता क्या है, बहुत सारे लोग टाइम पे सर्विस नहीं कराते हैं, गाड़ी की सर्विस नहीं कराते हैं। जो उसका टैंक रहता है जिसमें इंजन ऑयल डालते हैं, वो बिल्कुल उसके नीचे रहता है अपना डब्बों के। जब उसमें गैसेस प्रोड्यूस होती है पावर स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट में बाहर निकल जाती है। कुछ पावर स्ट्रोक में जो गैसेस होती है ना,
वो नीचे पास कर देती है। ऐसा कोई मतलब पॉसिबिलिटी रहती नहीं है कि वो गैस थोड़ी थोड़ी करके पास करती है, तो थोड़ी थोड़ी गैस पास करती है नीचे में, तो जिससे क्या होता है कि वो पूरा काला हो जाता है ऑयल, चल चल के ऑयल काला हो जाता है और उसमें कार्बन भी डिपॉजिट हो जाता है, जिससे उसकी विस्कोसिटी जो है बढ़ जाती है, गाढ़ापन ज़्यादा हो जाता है। गाढ़ापन जब ज़्यादा हो जाता है तो उसका फ्लो एक तो प्रॉपरली नहीं रहता है अंदर जाने के लिए, ठीक है। सेकंड क्या होता है, उसमें चिकनाहट कम हो जाती है। चिकनाहट अगर कम होगी तो क्या होगा, वो इसको प्रॉपरली लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा, और अगर लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, तो उसकी जो उसमें वियर एंड टियर है वो बढ़ जाएगी। वियर एंड टियर बढ़ने से क्या होगा, अब इसके बीच का जो क्लियरेंस होता है वो क्लियरेंस बढ़ जाएगा। क्लियरेंस बढ़ने से क्या होगा, ये शाफ्ट जो है आपका जो है उसके अंदर प्ले आना शुरू हो जाएगा। प्ले आना शुरू होगा तो दोनों तरफ में वो कहीं ना कहीं टकराना शुरू करेगा। जब टकराना शुरू करेगा तो आपका फिर वो सिस्टम भी पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको वो सर्विस भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है टाइम पे करानी, है ना। सेकंड, उससे अगर यहाँ से जो सील है, सील कट जाती है तो फिर वो ऑयल इधर जाएगा, तो जैसा मैंने पहले बताया फिर वो ब्लैक धुआं मारना शुरू करेगा आपका गाड़ी, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम होता है। और इसमें एक चीज़ और होती है कि जो ECM होता है ना, ECM होता है, ECM में पूरा प्रोग्राम किया रहता है। प्रोग्राम के हिसाब से वो ECM चेक करता है पूरा गाड़ी में क्या चल रहा है। ECM मतलब एक गाड़ी का ब्रेन होता है, कब किसको कौन से पार्ट को क्या काम करना है, किस टाइम करना है, उसकी टाइमिंग को भी वो ECM ही बताता है किसको क्या करना है। तो अभी क्या होता है, जो यहाँ से एयर अंदर जा रही है, तो एयर अंदर जाने का ना एक प्रेशर होता है, मतलब कितने प्रेशर तक वो उसको सिलेंडर बोर में जाएगा। अभी होता क्या है, इसमें तो एग्जॉस्ट को तो आप रोक नहीं सकते, एग्जॉस्ट गैस तो प्रॉपर आएगी तो यहाँ पे पड़ती रहेगी तो ये घूमता रहेगा। तो अभी जब ये अपनी सेम स्पीड में घूमता रहेगा तो शाफ्ट भी सेम स्पीड में घूमेगी। ये जब घूमेगा तो बाय फोर्स ये बाहर से उतना ही मतलब एयर को खींचता रहेगा, सक करता रहेगा। जब सक करता रहेगा, ऊपर डालता रहेगा, तो सेम प्रेशर में ऊपर जाता रहेगा। अब अगर ECM को लग रहा है कि भाई प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो क्या करेगा, तो उसके लिए क्या होता है, इस सिस्टम में एक वेस्ट गेट वाल्व दिया रहता है, ठीक है। ये होता है वेस्ट गेट वाल्व। अब इससे होता क्या है, ये क्या है, इसमें आप देख रहे हो ये एक वाल्व दिया हुआ है ना। ये वाल्व क्या कर रहा है, यहाँ पे एक गेट है इसका, ये यहाँ पे, ठीक है। जब गैसेस आती हैं, गैसेस इधर से आ रही हैं और डायरेक्ट ये क्या होता है, बंद होता है पहले। जब यहाँ पे कनेक्ट में आती हैं तो व्हील बहुत स्पीड से घूमना शुरू करता है, ये शाफ्ट से ये स्पीड में घूमना शुरू करता है ना। तो अभी क्या इसमें सिस्टम क्या है कि जैसे ही ये गैस ऊपर जाती है तो ये ऐसे सिलेंडर में जाती है ना। तो इस ट्यूब में एक प्रेशर होता है, जो प्रेशर वाल्व से ECM को पता चलता है कि इतना प्रेशर है, ठीक है। तो अभी होता क्या है, अभी एक इंटीग्रेटेड इसमें सिस्टम लगा दिया कि उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद से हो जाएगा काम। इसमें होता क्या है, जब इस ट्यूब में प्रेशर बढ़ जाता है, उसको प्रेशर बताना शुरू करता है, तो सेम एक लाइन इसको इधर देती है वाल्व को, जितना प्रेशर इसमें होगा उतना प्रेशर इसमें होगा। तो अभी इस प्रेशर से क्या होता है, जब इसका प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ पर डायफ्राम होता है, डायफ्राम को वो पुश करना शुरू करता है, एयर का प्रेशर से पुश करना शुरू होता है, तो ये शाफ्ट पुश होती है, जिससे ये यहाँ पे गेट खुल जाता है। जब ये नहीं होता तो डायफ्राम पीछे आ जाएगा, जब प्रेशर कम रहता है डायफ्राम पीछे आ जाएगा तो बंद हो जाएगा गेट। अभी मान लो यहाँ से प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा, डायफ्राम इसको पुश करेगा, एयर के प्रेशर से इसको पुश करेगा, पुश करने से ये दरवाज़ा इसका यहाँ से खुल जाता है। अब गेट खुलने से क्या होगा, गेट खुलने से सारी की सारी गैसें यहाँ डायरेक्ट नहीं जाती हैं, ठीक है। वो गैसेस यहाँ से बाईपास बाहर निकल जाती हैं। अब जब यहाँ से बाईपास बाहर निकलती हैं तो वो व्हील के कांटेक्ट में आती नहीं है। जब वो व्हील के कांटेक्ट में आई नहीं तो क्या होगा, व्हील की स्पीड कम हो जाती है। जब इसकी स्पीड कम होगी तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब इसकी स्पीड कम होगी तो वो बाहर से जो कि एयर को सक कर रहा है वो कम करेगा। जब कम करेगा तो ऑटोमेटिकली ट्यूब का प्रेशर कम हो जाएगा और वो आगे भी कम प्रेशर के साथ देगा,
ठीक है। तो ये इसका एक गेट वाल्व होता है। आगे चलेंगे तो हाँ, ये क्या है, ये हमारा टर्बो चार्जर है और ये हमारा सुपर चार्जर है। दोनों का पर्पस सेम है, दोनों काम एक ही करते हैं। बाहर से एनवायरनमेंट से गैस अपना एयर को सक करते हैं और सिलेंडर बोर्ड में डालते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ये सेल्फ ड्रिवन रहता है। जैसा अभी हमने देखा है, इस पे गैसेस आती हैं, गैसेस है, सिलेंडर में से गैसेस तो निकलनी है, ठीक है। तो गैसेस निकलेगी तो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो ये घूमेगा। तो इसमें इस वाले सिस्टम में आपको एक्सटर्नल बाहर से कुछ एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ ड्रिवन है, खुद से घूमता है, खुद से चलता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ये आप सिस्टम जो देख रहे हो सुपर चार्जर में क्या होता है, सुपर चार्जर में एग्जॉस्ट गैस का कोई सिस्टम नहीं होता। एग्जॉस्ट गैस डायरेक्ट मफलर से बाहर निकल जाती है, इसका उससे कोई लिंक नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पुली दी रहती है। ये पुली क्या करती है, क्रैंक और कैम का जो गियर ट्रेन रहता है, गियर ट्रेन के साथ में ही एक बेल्ट लगा के इसको ड्राइव दी जाती है। अब जब इसको ड्राइव देते हैं तो ये क्या करता है, इसको जब यहाँ से ड्राइव मिलेगी तो इसकी ये शाफ्ट घूमेगी तो अंदर ये गियर ट्रेन है, इसकी गियर ट्रेन से ये सिस्टम घूमता है इसका, इसको टरबाइन बोलते हैं। टरबाइन क्या करती है, फिर टरबाइन इधर से एयर सक करेगी और आगे सिस्टम को दे देती है। दोनों का पर्पस सेम है, लेकिन इसको चलाने के लिए आपको पावर चाहिए होती है, एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है, और इसको चलाने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम गाड़ी में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ गाड़ी में ये सिस्टम भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही था टर्बो चार्जर के बारे में। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको? हमारा इसके पीछे एक ही पर्पस है कि हम नई वीडियो लेके आते रहें और उस टेक्नोलॉजी में क्या क्या है वो आप तक पहुंचाते रहें। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जब भी नई वीडियो आए तो आपको अपडेट मिलते रहे। और टर्बो चार्जर क्या होता है वो आप पता ही चल गया होगा आपको। सेकंड, इसके बाद आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको प्रिपेयर करके अच्छे से फिर एक वीडियो बना सकूं, आप तक उसका नॉलेज पहुंचा सकूं। और अभी जिन वीडियो से पहले मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था, जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था, वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको बिना गूगल किए आपको आंसर करना है। वो क्वेश्चन ऐसा है कि जब इंजन ऑपरेटिंग कंडीशन में होता है, जब इंजन रनिंग कंडीशन में होता है, तब कैम शाफ्ट जो होती है और क्रैंक शाफ्ट जो होती है, दोनों की आरपीएम में कितना फ़र्क होता है। मतलब दोनों का आरपीएम सेम होता है, दोनों का आरपीएम डबल होता है एक दूसरे से, दोनों का आरपीएम कम ज़्यादा होता है, किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, या दोनों का सेम होता है, वो आपने बताना है। लेकिन इसके लिए किसी को गूगल नहीं करना। और अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू।